हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पढ़ लिया था। तो इस ग्रैंड सीरीज़ में अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा उसमें हम चार जो हमारे चैप्टर हैं वो कवर करेंगे, जिसमें हमारा एक है डीएनए एंड आरएनए की कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, डीएनए की रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशंस एंड रिपेयर, एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, एंड द फोर्थ वन इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आज मैं आपको डीएनए एंड आरएनए की जो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगी। तो अभी इस सेक्शन में हम शुरू करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए की कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो आज मैं सिर्फ आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताऊंगी, इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में बताऊंगी कि ये होते क्या हैं और डीएनए में किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एंड आरएनए आपने बचपन से जब आप 8th स्टैंडर्ड 6th 7th स्टैंडर्ड में हो जाता है जब कोई स्टूडेंट, तो नॉर्मली उसको सेल के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है सिलेबस में। और इसमें बताया जाता है कि आपकी सेल के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड कंटेंट होता है जहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल सेव रहता है, जो कि एक फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है हमारा आगे की जनरेशन में पास आउट करता है। तो जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए। आरएनए मोस्टली वायरसेस में होता है और डीएनए जो होता है नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको पता होगा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मतलब कि उनमें सिंगल जो हमारा डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। और नॉर्मली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं साइज में। और यूकैरियोट जो हमारी सिंगल सेल से ऊपर के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जा रही हूँ, फर्दर वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगी। आज हमारा डीएनए एंड आरएनए से रिलेटेड कंसेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले देखो, डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1869। 1869 में सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉन फ्रेडरिक मिशनर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। बट जब हम बोलते हैं कि इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दी थी, तो वो दी थी 1953 में हमारे वाटसन एंड क्रिक ने। जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, वो उन्होंने दिया था 1953 में। और 1869 में जॉन फ्रेडरिक मिशनर ने हमें डीएनए के बारे में बताया था, डिस्कवर किया था। DNA contained genetic material was first made in 1944 by एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। उन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए जो है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है और वही जो जनरेशन्स में इंफॉर्मेशन को पास आउट करता है। तो बेसिकली डीएनए होता क्या है, देखो डीएनए मतलब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्रोमोजोम जब हम बोल देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर लाइक ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, मतलब 46 क्रोमोजोम है। तो वो होता क्या है, तो देखो डीएनए होता है। डीएनए जो बेसिस का बना हुआ होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ATCG, यानी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, ये जो डॉट में रिप्रेजेंट हो रहा है ये जीन है। और इस तरीके से बहुत सारे जीन एक डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। फिर ये डीएनए जो है हमारा हिस्टोन प्रोटीन के साथ यूकैरियोटिक बॉडी में कवर हो जाता है। एक हिस्टोन बॉडी जो है वो कोर प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें कोर स्ट्रक्चर्स होती हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में हिस्टोन के स्ट्रक्चर में बताऊंगी। फिर हिस्टोन जो है वो लिंकर डीएनए के थ्रू डीएनए से अटैच होता है और इसके बाद ये 700 नैनोमीटर का एक क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। एंड देन 1400 नैनोमीटर जो और कंडेंस फॉर्म जाती है, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, ये हमें केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी प्रोवाइड करवाता है। और डीएनए जो होता है वो जीन्स में ऑर्गेनाइज होता है। ये मैंने आपको यहाँ बताया कि जीन्स डीएनए के ऊपर होते हैं और यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। एक सेंट्रल डोगमा के बारे में आपने सुना होगा। डीएनए के अंदर हमारे पास जीन प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। तो डीएनए से जब एमआरएनए या फिर आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है यहाँ पे, और आरएनए से प्रोटीन का बनना यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस को मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इस चीज़ को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। और अगर डीएनए से आरएनए बनने के बजाय आरएनए से डीएनए बन जाए तो हम उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम की ज़रूरत होती है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये है हमारा सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड होती है। और ये प्रोटीन्स जब बनती हैं तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कैरी आउट करती हैं। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ओके, अब आ जाते हैं कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। तो मेनली न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। पॉलीमर का मतलब होता है जब एक सिंगल फॉर्म लाइक एक घर बनाते हैं तब एक ईंट जो होती है वो उसका मोनोमर होता है। और जब काफ़ी सारी ईंट मिलके एक दीवार बना देती है, वॉल का फॉर्मेशन कर देती है, तो हम बोलते हैं कि वो पूरी की पूरी वॉल जो है वो
ईंट जो हमने लगाई थी उनका पॉलीमर है। यानी ईंट एक सिंगल मोनोमर है और उसकी काफ़ी सारी यूनिट्स पॉलीमर होती हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, वो पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड क्या है इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड जो है मैंने बताया है कि बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूक्लिक एसिड की, और ये एक मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड का जो कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसको याद रखना, न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोसाइड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं बताती हूँ। न्यूक्लियोटाइड में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, पेंटोज शुगर मिलेगी और फॉस्फेट मिलेगी। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। और जो इसके कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड के अलावा हमारी और भी काफ़ी सारी जगह काम आता है। लाइक अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की बात करते हैं तो FAD, NAD+, इन सब में काम आता है एज अ कोएंजाइम। ATP जो कि एनर्जी करेंसी है उसमें भी ये काम आता है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन एक बेस है और 3 फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच हैं। एडिनोसिन बेस और शुगर का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, जिसकी वजह से हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लियोटाइड की, अभी मैंने बताया, यहाँ पे लिखा भी है। न्यूक्लियोसाइड होता है बेस और शुगर, और न्यूक्लियोटाइड होता है जब हमारी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, मतलब बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप इज न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो शुगर होती है, और जो हमारे पास एक थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो क्या होते हैं देखो। जब नाइट्रोजनस बेसिस की बात आती है तो वो 2 तरीके के होंगे, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन नाम से छोटा है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बड़ी होती है, पायरिमिडिन नाम से बड़ा है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर छोटी होती है। प्यूरिन जो है उसमें इन दोनों में ही हमारे पास एरोमेटिक हेट्रोसाइकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है इनकी, ये प्यूरिन है, ये पायरिमिडिन है। प्यूरिन जो है उसकी नंबरिंग जब हम करते हैं तो ये हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 4 नाइट्रोजन होती हैं। और जब पायरिमिडिन की बात करते हैं तो इसको क्लॉकवाइज हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें 2 ही नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। और यहाँ पे ही 6, कभी 6th पोजीशन पे, कभी 2nd पोजीशन पे, कभी 4th पोजीशन पे, इस तरीके से इनका ग्रुप की अटैचमेंट डिफरेंट होती जाती है और हमें डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस मिलते चलते हैं। तो देखो प्यूरिन जो होते हैं मेनली वो 2 ही होते हैं, A और G, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये 3 होते हैं हमारे पास पायरिमिडिन। अब DNA और RNA दोनों जेनेटिक मटेरियल, लेकिन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। यस, DNA जो होता है उसमें प्यूरिन होता है, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन होते हैं थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन जब RNA की बात करते हैं तो उसमें प्यूरिन होता है, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन होते हैं यूरेसिल और साइटोसिन। मतलब थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, जबकि साइटोसिन पायरिमिडिन दोनों में कॉमन होता है। ओके, तो ये थी जनरल स्ट्रक्चर इसके बारे में। और प्यूरिन एंड पायरिमिडिन 2 ही हमारे पास ये कैटेगरी है नाइट्रोजनस बेसिस की। मेजर बेसिस हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में यही होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की मैंने आपको बता दी मेजर बेसिस कौन कौन से होंगे। टोटोमेरिक फॉर्म भी होती है प्यूरिन एंड पायरिमिडिन की। मोस्टली जो प्यूरिन्स होते हैं जब वो अपनी टोटोमेरिक फॉर्म में इनोल या कीटो 2 फॉर्म में रह सकते हैं। अगर वो ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होता है प्यूरिन और पायरिमिडिन में, जब वो ऑक्सो ग्रुप में होते हैं तब वो लैक्टम की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही वो COO बॉन्ड को चेंज करके COH और डबल बॉन्ड N और C के बीच में बना लेते हैं तो वो लैक्टम फॉर्म से लैक्टिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लैक्टम फॉर्म बहुत ही कॉमन कीटो फॉर्म होती है और ये प्रीडोमिनेंट होती है फिजियोलॉजिकल pH पे, मतलब नॉर्मल कंडीशन में हमें ये वाली फॉर्म पाई जाती है किसी भी नाइट्रोजनस बेस की। तो यहाँ पे देखो ये है एडेनिन जिसकी 6 पोजीशन पे नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन हम इसको बोलते हैं। और ये है ग्वानिन, ग्वानिन की 2nd पोजीशन पे NH2 ग्रुप है और 6th पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, यानी कि C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सो ग्रुप है। फिजियोलॉजिकल pH पे ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, हमारे पास ये लैक्टम फॉर्म में है। उसके बाद साइटोसिन जिसके 2nd पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप और 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ये थायामीन है। थायमिन और यूरेसिल में सिर्फ एक डिफरेंस है कि थायमिन में 5th कार्बन पर CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप होता है, लेकिन यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। तो ये यहाँ पे इसका मेजर डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो लैक्टम और लैक्टिन फॉर्म में क्या डिफरेंस है। लैक्टम फॉर्म मतलब कि C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, साइटोसिन की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ जब ये लैक्टिन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो COH बन गया और C और N के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं था। तो ये यहाँ पे मेन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो
ये मैंने आपको बता रखा है, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर और नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। शुगर दो तरह की होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है और डीएनए में डी टू डीऑक्सी राइबोज, यानी कि यहाँ पे देखो राइबोज में सेकंड पोजीशन पर ओ एच प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सी राइबोज में सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो गायब है, मतलब यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ से खत्म है, इसलिए उसको डी टू डीऑक्सी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो अब जो मैंने आपको बेसिस ये सारे बताए ये तो नॉर्मल बेसिस होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक बेसिस भी होते हैं, जैसे कि 5 मिथाइल साइटोसिन, N4 एसिटाइल साइटोसिन, ये कुछ N6 मिथाइल एडेनिन, N6 डाई मिथाइल एडेनिन, स्यूडो यूरेसिल, ये भी कुछ एक्स्ट्रा बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करते हैं। लाइक जब डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़ते हो तो डीएनए के ऊपर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है, जो एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम है जो एटीसी जीन बेसिस पे आके अटैच हो जाता है। लेकिन अगर कुछ जगह पे कोई स्पेसिफिक एंजाइम हमें अटैच करना हो तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक बेसिस चाहिए होते हैं, तो ये वाले बेसिस भी डीएनए में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये शुगर है, न्यूक्लिक एसिड, शुगर के बारे में मैंने आपको बताया। शुगर जब अटैच हो जाती है नाइट्रोजनस बेस के साथ तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाती है, जैसे कि एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटेडीन और यूरेडिन। और जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो हम बोल देते हैं कि वो हमारे पास अब क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड बन गया है। यहाँ पे आप देखो एक एडेनिन जो है वो एक राइबोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन, और ये राइबोज शुगर के साथ बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ अटैच है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये पायरिमिडिन अटैच है। हमेशा जो प्यूरिन होता है वो 9th नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है शुगर से, और इसके 5th पोजिशन पर या 3rd पोजिशन पर हमेशा फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। ये बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। थाइमिन मोनोफॉस्फेट बनाना हो तो पायरिमिडिन जो है राइबोज के साथ फर्स्ट नाइट्रोजन अटैच होगी पायरिमिडिन की, और इसकी भी फर्स्ट शुगर की फर्स्ट कार्बन अटैच होगी, और यहाँ पे इसकी 5th पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। फर्दर यहाँ पे आप और भी आगे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सकते हो, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। अगर 3 फॉस्फेट ऐड हो गए तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि इनको क्या बोलते हैं। ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में ये बन जाएगा तो हम इसको आरएनए में होगा तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटेडीन, यूरेडिन बोलेंगे। डीऑक्सी में राइबोज डीएनए में होगा तो हम उसके आगे डीऑक्सी लगा देंगे, और इस तरीके से इसको इस तरीके से लिखा जाता है, फिर ये एब्रीविएशन फॉर्म है इसकी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। तो आई होप आपको ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता चल गया होगा। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हो गई, बेसिस हो गए, शुगर हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती है। 3 चीज़ें, बेसिस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।